बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सदिया वास्तव का, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 यानी कि CRPC का जो चैप्टर नंबर 28 है उसको हम रीड आउट करेंगे। ये चैप्टर है एग्जीक्यूशन के मुतालिक, इजरा के मुतालिक। ये कौन सी इजरा है, यानी कि जो किसी भी फौजदारी कानून, किसी भी क्रिमिनल लॉ की जो सज़ा दी जाती है उस पर निफाज कैसे होता है, उस सज़ा पर कैसे अमल किया जाता है, उसके तरीक़ेकार पर ये जो चैप्टर है ये मुकम्मल है। और इसमें हम जो इसके सेक्शन पढ़ेंगे 381 सेक्शन से लेकर 400 तक, यानी कि 381 से लेकर 400 तक, सेक्शन 400 तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, डिटेल के साथ देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 376, यानी कि जो 376 के तहत जो ऑर्डर किया जाता है। 376 हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कन्फर्म सेंटेंस और अनल कन्विक्शन के हाई कोर्ट के पास जो पावर होती है वो किसी भी सज़ा को कन्फर्म या उसको ख़त्म कर सकती है, या उसको मज़ीद जो सज़ा है वो इन्हांस कर सकती है। ठीक है, तो उसके तहत जो भी सज़ा फाइनल होती है। ठीक है, व्हेन अ सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय कोर्ट ऑफ सेशन इज सबमिटेड टू हाई कोर्ट, जब भी सज़ाए मौत जो है वो कन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट में सबमिट की जाती है, सच कोर्ट ऑफ सेशन शैल और रिसीविंग द ऑर्डर ऑफ कन्फर्मेशन और अदर ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट देयरऑन, तो जैसे ही उसके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है उसको रिसीव करने के बाद सच ऑर्डर टू बी कैरिड इनटू इफेक्ट बाय इशूइंग अ वारंट, तो उस ऑर्डर की तामील के लिए एक वारंट जारी किया जाता है। और टेक सच अदर स्टेप्स एज में बी नेसेसरी, या इसके अलावा कुछ दूसरे स्टेप्स ऐसे इकदाम किए जाते हैं जो कि ज़रूरी हों। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट द सेंटेंस ऑफ डेथ शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड इफ द हेयर्स ऑफ द डिसीज्ड पार्डन द कन्विक्ट और इंटर इनटू कॉम्प्रोमाइज विद हिम इवन एट द लास्ट मोमेंट बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस। यानी कि ये प्रोवाइजो में ये बताया गया है कि जहाँ पर जो डिसीज पर्सन है, जो मुतवफ़ी शख्स है, जो फौत हो चुका है, जो कत्ल हो चुका है, उसके जो लीगल हेड्स हैं, उसके जो वर्सा हैं, वो अगर मुल्ज़म को बिल्कुल ऐसे ही उसको सज़ा जो है ना उस पर अमल होने वाला है, तो बिल्कुल एक लम्हा पहले भी अगर वो उसके साथ सुलह कर देते हैं, उसको माफ़ कर देते हैं, या उनके कॉम्प्रोमाइज़ उनका हो जाता है, तो उसी वक्त जो सज़ा है वो रोक दी जाएगी और वो सज़ा नहीं दी जाएगी। ठीक है, यानी कि जो कॉम्प्रोमाइज़ है उसकी जो उम्मीद है, जो उसकी किरण है, वो एट लास्ट मोमेंट तक रहती है। ठीक है, उसके बाद 382 है पोस्टपोनमेंट ऑफ कैपिटल सेंटेंस ऑन प्रेग्नेंट वुमन, कि जो प्रेग्नेंट वुमन ऐसी खातून मुलजम है जो कि जिसका हमल है, जिसको बच्चा होने वाला है। ठीक है, उसकी जो हाई कोर्ट कहती है कि जो उसकी जो सज़ा है वो पोस्टपोन कर दी जाएगी, उसकी सज़ा मौखर कर दी जाएगी उस वक्त तक जैसे कि अदालत मुनासिब समझती है, या उसकी जो सज़ा है वो कम्यूट कर दी जाएगी, तब्दील कर दी जाएगी। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद में सज़ा उसकी जो है वो कम्यूट भी की जा सकती है। उसके बाद 382A है पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 476 आर फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, के ऐसी सज़ा को पोस्टपोन करना, उसको मौखर करना जो कि 476 के तहत दी गई हो, या ऐसी सज़ा जिसकी जो मियाद है वो 1 साल से कम हुई हो। यानी कि उसमें जो दो हालातों वाक़यात हैं 383 और 391 के तहत जो सज़ा दी जाती है, जहाँ पर मुल्ज़म जो है इज अवार्डेड द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 476 के तहत उसको सज़ा दी गई हो। उसके अलावा इस सेंटेंस इन केसेस अदर दैन दोज प्रोवाइडेड फॉर इन सेक्शन 381 के तहत जो उसको सज़ा वगैरह दी गई है टू इम्प्रिजनमेंट वेदर विद और विदाउट फाइन, उसको उसमें जुर्माना किया गया है या नहीं जुर्माना किया गया, या वो कोड़ों की सज़ा है फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, तो उसकी जो म्याद है सज़ा की वो 1 साल से कम है। ठीक है, तो जो सज़ा है
वो क्या होगी, उसमें जो कोट होगी, द सेंटेंस शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है, जो सजा है वो उस पर एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। कब तक नहीं किया जाता, जब तक वो एक अपील वाला टाइम फ्रेम होता है वो गुजर नहीं जाता, ठीक है। और अगर अपील हो चुकी होती है तो जब तक वो अपील जो है उसका प्रैक्टिकल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर मेकिंग एन अपील, अपील का फैसला आ जाता है, फिर आगे उसकी अपील का अगर अपील उसमें हो सकती है, ठीक है, तो उस अपील के फैसले तक जो सजा है वो मौखर कर दी जाएगी और वो नहीं दी जाएगी। उसके बाद 382B है, पीरियड ऑफ डिटेंशन टू बी कंसिडर्ड व्हाइल अवॉइडिंग सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। जब एक मुलजम को गिरफ्तार करके उसको जेल में भिजवाया जाता है तो हो सकता है वो 2 साल बाद उसको सजा दी जाए उस केस में, तो कानून ये कहता है कि जो 2 साल उसने जेल में गुजारे हैं उनको भी उसकी सजा में काउंट किया जाएगा, ठीक है। देखें, वेयर अ कोर्ट डिसाइड्स टू पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन एन अक्यूज्ड फॉर एन ऑफेंस, इट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द पीरियड ड्यूरिंग विच सच अक्यूज्ड वाज डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर सच ऑफेंस। जिस मुद्दत तक जिस एक टाइम पीरियड तक वो जेल में रहा उसकी जो सारे वो सजा है वो भी कंसीडर की जाएगी। उसके बाद 382C है, स्कैंडलस और फॉल्स और फ्रीवलेस प्लीज टू बी कंसीडर्ड इन पासिंग सेंटेंस। जो भी मुलजम की तरफ से उसकी प्लीज ली जाती है, वो अपनी प्लीज लेता है, वो स्कैंडलस हो, वो झूठी हो, फ्रीवलेस हो, जो भी हो, उनको भी सजा सुनाते वक्त उनको कंसीडर किया जाता है। उसके बाद 383 है, एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट इन अदर केसेस, कि जो उम्र कैद की सजा है वो उसका नफाज कैसे होता है, वो कैसे एग्जीक्यूट की जाती है, उसके अलावा जो दूसरी सजा है वो कैसे एग्जीक्यूट की जाती है। तो जैसी जो अदालत है वो सजा सुनाती है, ठीक है, द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस फोर्थविथ फॉरवर्ड अ वारंट टू द जेल, तो उसी वक्त वो एक जो वारंट है वो जेल में सेंड करती है जेलर के नाम, ठीक है, इन विच ही इज आर इज टू बी कन्फाइंड, जिसमें वो बंदा कैद है, मुलजम कैद है, या जिसमें उसको कैद किया जाना जरूरी है, अगर वो बेल पर है तो उसको गिरफ्तार करके भेज दिया जाता है। शैल फॉरवर्ड हिम टू सच जेल विद द वारंट, तो उस वक्त उस वारंट के साथ मुलजम को जेल में भिजवा दिया जाता है। तो इस तरह जब वारंट इशू होता है तो उसके जैसे वारंट इशू होता है तो वो वारंट का इशू से ही उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद 384 है, डायरेक्शन ऑफ वारंट फॉर एग्जीक्यूशन, जो वारंट फॉर एग्जीक्यूशन है उस पर जो हिदायत होती हैं वो कैसी होती हैं। एवरी वारंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल बी डायरेक्टेड टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल, तो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल है उसके नाम की जाती है, डायरेक्शंस जारी होती हैं, ठीक है, या किसी ऐसी जगह पर किसी दूसरी जगह पर अगर मुलजम बंद है तो उस जगह को जो भी सरबराह होगा उसके नाम की जाएंगी। 385 है, वारंट विद होम टू बी लॉस्ट, किसके नाम जारी किया जाता है तो वो लॉस किया जाता है, वारंट शैल बी लॉस्ट विद द जेलर के नाम से जारी किया जाता है। 386 है, वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन, वारंट पर जुर्माने के हवाले से क्या कहता है जी, व्हेन एवर एन ऑफेंडर हैज बीन सेंटेंस्ड टू पे अ फाइन, जब भी अगर मुलजम को सजा जुर्माने की सजा भी सुनाई जाती है, कोर्ट पासिंग द सेंटेंस में टेक एक्शन फॉर द रिकवरी ऑफ फाइन, तो जो अदालत है वो उससे जुर्माने की रिकवरी के लिए इन एक्शन होती है, ठीक है, मुख्तलिफ तरीकों से। वो तरीके क्या है, वो ये 2 तरीके हैं, इशू अ वारंट फॉर द लेवी ऑफ द अमाउंट बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द ऑफेंडर, तो जो मुलजम की मूवेबल जायदाद है, ठीक है, उसकी अटैचमेंट, उसकी कुर्की, उसको खरीद के उसको यानी कि सेल आउट करके उससे जुर्माना रिकवर किया जा सकता है। और उसके अलावा अगर उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई दूसरी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू है उसके नाम वारंट जारी करके, तो जो भी एक सिविल प्रोसेस है सीपीसी में जो दिया गया उसको फॉलो अप करते हुए वो सारे मामला किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट इफ द सेंटेंस डायरेक्ट दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन द ऑफेंडर शैल बी इम्प्रिजनमेंट, अगर सजा में ये है कि
वो उसको जुर्माना किया गया और जुर्माना अगर वो पे नहीं करता तो उसको फिर उसके इवज सजा दी जाएगी, इतने माह की उसको सजा दी जाएगी। फिर क्या करना है? इफ सच ऑफेंडर हैज अंडरगोन द होल ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट, अगर उसने वो सारी जो जुर्माने की मुनासिबत से उसको सजा दी गई है, अगर उसने वो सारी सजा काट ली है, नो कोर्ट शैल इशू सच वारंट, तो फिर इस सूरत में अदालत जो है वो ऊपर वाली जो अटैचमेंट है जो कुर्की, वो उस तरह का ऑर्डर नहीं जारी करेगी, उस तरह का वारंट जारी नहीं करेगी। उसके बाद अटैचमेंट के लिए जो प्रॉपर्टी के अटैचमेंट उसके हवाले से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह बना सकती है, ठीक है। उसके बाद ये सब सेक्शन 3 में है, वेयर द कोर्ट्स इशू अ वारंट टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, और जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू के नाम अदालत जो है वो वारंट जारी करती है, तो जो वारंट होगा वो एक प्रॉपर सीपीसी के तहत वो एक डिक्री समझी जाएगी, ठीक है। और उसको बतौर डिक्री समझते हुए सीपीसी के मुताबिक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत उस पर एग्जीक्यूट किया जाएगा, और उसमें अटैचमेंट या कुर्की जो भी मामला करके सेल और चीजें करके तो जुर्माना जो है वो रिकवर किया, जैसे ऐसे रिकवर किया जाएगा जैसे हम डिक्री की जो अमाउंट है वो रिकवर करते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो सच वारंट शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय द अरेस्ट और डिटेंशन इन प्रिजन ऑफ द ऑफेंडर, के इस तरह इसके अलावा कोई भी ऐसा वारंट जारी नहीं किया जा सकता मुलजम को गिरफ्तार या उसकी प्रिजन में जो है ना उसको दोबारा कैद करने के हवाले से इस सेक्शन के तहत दोबारा ऑर्डर नहीं किया जा सकता। उसके बाद 387 है इफेक्ट ऑफ सच वारंट, इस तरह का जो वारंट होता है उसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। अ वारंट इशूड अंडर सेक्शन 386 subsection 1 clause A by any court may be executed within the local limits of the jurisdiction of such court, जो उस अदालत की जो उसकी लोकल लिमिट है, ठीक है, उस मजिस्ट्रेट की, उस सिविल जज की, उस प्रॉपर्टी के कंसर्न, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी के मुतालिक जो मजिस्ट्रेट है वही उसके सारे मामला कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट अटैचमेंट और सेल उस प्रॉपर्टी के अपनी लिमिट के अंदर अंदर वो कर सकता है जहां पर वो प्रॉपर्टी फाउंड हो सके उसकी, ठीक है। उसके बाद है 388 है सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, के जो इम्प्रिजनमेंट की सजा है, ठीक है, क्या सजाए कैद है, उसको सस्पेंड करना, उसको फॉर द टाइम बीइंग जो है ना वो छोड़ देना, इग्नोर कर देना। व्हेन एन ऑफेंडर हैज बीन सेंटेंस्ड टू फाइन ओनली एंड टू इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन इज नॉट पेड, और जब मुलजिम को सजा जुर्माने की सजा दी जाती है और उसको साथ ये भी सजा होती है कि अगर वो जुर्माना पे नहीं करता तो उसके इवज के तौर पर उसको कैद किया जाता है, उसके यानी कि अगर वो जुर्माना नहीं पे करता तो उसको इतनी सजा वो काटेगा, ठीक है, इतनी देर कैद जेल में रहेगा। द फाइन इज नॉट, और जो जुर्माना वो पे नहीं होता तो फिर क्या होता है जी, द कोर्ट में ऑर्डर दैट द फाइन शैल बी पेएबल आइदर इन फुल और बिफोर और डेट नॉट मोर देन, तो 30 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो डेट से पहले या बाद में फुल जुर्माना या उसकी इंस्टॉलमेंट वगैरह करके अदालत जो है वो मुख्तलिफ इंटरवल्स के वक्फों से उससे जुर्माना जो है वो निकलवा सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो अदालत है वो सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड रिलीज द ऑफेंडर, जो सजा है उसको सस्पेंड भी कर सकती है और ऑफेंडर को रिलीज भी कर सकती है मुचलके पर, ठीक है। अगर अदालत समझती है और उसको कंडीशन उसको दी जाती है कि आपने इस डेट या फलां डेट तक और या इतनी इंस्टॉलमेंट्स में आपने ये जो जुर्माना है वो अदालत में पे करना है, ठीक है। उसके बाद इसकी आगे नंबर 2 पर है इसकी सबसेक्शन नंबर 2 है द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 shall be applicable also in any case in which an order for the payment of money has been made on non-recovery of which imprisonment may be awarded and the money is not paid forthwith, and if the person against whom the order has been made on being required enter into a bond or as is referred to in that subsection fails to do so, court may at once pass sentence of imprisonment, अगर वो सारे मामला करने के बाद अगर वो पेमेंट जमा नहीं करवाता तो जो अदालत जो है
वो उसको सजा जो है ना उसकी पास कर देगी, ठीक है, उसको सजा दे देगी। उसके बाद जो है 389 है, वो में इशू वारंट। इशू वारंट कौन इशू करता है? वो करता है जनाब उस अदालत का जज मजिस्ट्रेट करता है, ठीक है, या उसका जो कोई भी सक्सेसर हो यानी कि ऑफिसर ऑफ कोर्ट है वो जारी करता है। उसके बाद 390 है 390 एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ विपिंग ओनली। ये है जनाबे वाला अगर जिस स्टेज पर अगर मुलजिम को सिर्फ कोड़ों की सजा दी जाए तो फिर क्या होता है जी? व्हेन द अक्यूज्ड इज सेंटेंस्ड टू विपिंग ओनली, जब मुलजिम को कोड़ों की सजा सिर्फ दी जाए, द सेंटेंस शैल सब्जेक्ट टू द सेक्शन 391 बी एग्जीक्यूटेड सच प्लेस एंड टाइम एज द कोर्ट में डायरेक्ट। तो उसके जो कोड़े हैं उसकी कोड़ों उसको कोड़े मारे जाएंगे उस जगह पर जिस जगह और टाइम का जो डिसाइड है वो अदालत करेगी, ठीक है। उसके बाद 391 यानी कि 391 जो सेक्शन ये है इसके मुताबिक इसको फॉलो अप करते हुए इसकी एग्जीक्यूशन होनी है। 391 ने एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ विपिंग इन एडिशन टू इम्प्रिजनमेंट, जहाँ पर मुलजिम को सजा कोड़ों की सजा होती है तो फिर उसके एग्जीक्यूशन के मामला कैसे होते हैं जी? व्हेन द अक्यूज्ड, जब मुलजिम इज सेंटेंस टू विपिंग ओनली एंड फर्निशेस बेल टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट फॉर हिज अपीयरेंस सच टाइम एंड प्लेस एज द कोर्ट में डायरेक्ट, जब मुलजिम को जो कोड़ों की सजा होती है और वो अदालत से बेल ले लेता है, अदालत उसको मुचलके पर रिहा कर देती है, तो जैसे अदालत जो है वो मुनासिब ऑर्डर करती है, इज सेंटेंस्ड टू विपिंग इन एडिशन टू इम्प्रिजनमेंट द विपिंग शैल नॉट बी इन्फ्लिक्टेड अंटिल 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सेंटेंस। उसको जो मुलजिम को कोड़े हैं वो उस वक्त तक नहीं मारे जा सकते, 15 दिन का उसमें इंटरवल होगा, 15 दिन के बाद सजा सुनाने के 15 दिन के बाद उस पर अमल किया जाएगा। और अगर उसने इस दौरान अपील अपनी फाइल कर दी है तो जब अपील आ जाएगी, अपील का फैसला आ जाएगा, तो अपील के फैसले के बाद जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर जो है ना, यानी कि देख लें, बट द विपिंग शैल बी इन्फ्लिक्टेड एज सून एज प्रैक्टिकल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 15 डेज। अपील के फिर 15 दिन बाद वेट करके उसको कोड़े लगाए जाएंगे। और इन केस ऑफ अपील, जहां पर अपील हो जाती है तो जैसी जो एपलेट कोर्ट है वो सजा को अगर कंफर्म कर देती है तो फिर उसको कोड़े लगाए जाएंगे। द whipping shall be inflicted in the presence of officer in charge of jail। जो कोड़े हैं वो जो जेलर है, ऑफिसर इंचार्ज, जो जेल का ऑफिसर इंचार्ज है, जो इंचार्ज है जेल का, उसकी मौजूदगी में लगाए जाएंगे। या अगर जैसा कहें कि मेरी मौजूदगी में हो तो ऐसा अगर वो अपनी मौजूदगी का जिक्र कर दें तो फिर जैसा की मौजूदगी में होंगे। No accused person shall be sentenced to whipping in addition to imprisonment when the term of imprisonment to which he is sentenced is less than 3 months। यानी कि जहां पर उसकी जो सजा है वो 3 माह से कम है तो फिर उसको जो कोड़ों की सजा है वो नहीं दी जा सकती, ठीक है। उसके बाद जो है जनाबे वाला 392 है मोड ऑफ इन्फ्लिक्टिंग पनिशमेंट। जो कोड़ों की सजा है वो उसका तरीकेकार क्या है, वो किस तरह कोड़े लगाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो 2 सूरत हाल हैं। इन केस अ पर्सन ऑफ आर ओवर 16 ईयर्स ऑफ एज, अगर मुलजिम की जो उम्र है वो 16 साल या 16 साल से ज्यादा है, ठीक है। मुलजिम की जो उम्र है वो 16 साल या 16 साल से ज्यादा है तो उसको एक लाइट रटन यानी कि जो बेद की लकड़ी होगी, बेद का डंडा होगा, रॉड होगा, उसके साथ उसको मारा जाएगा, ठीक है। और वो जो डंडा होगा वो कितने मोटा होगा? नॉट लेस देन हाफ एन इंच इन डायमीटर। तो डायमीटर में वो आधे इंच से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आधे इंच का होगा, आधे इंच के साथ उसको रॉड लगाए जाएंगे, उसको कोड़े मारे जाएंगे, ठीक है। अगर जो है वो अंडर द एज ऑफ 16 अगर 16 साल से कम है तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस हवाले से जो भी मुनासिब डायरेक्शन दे उसको फॉलो करके तो फिर सजा लगाई जाती है। उसके बाद लिमिट ऑफ स्ट्रिप्स के कोड़े कितने मारे जाते हैं, ठीक है। इन नो केस शैल सच इम्प्रिजनमेंट एक्सीड 30 स्ट्रिप्स। आम हालात में जो कोड़े हैं वो 30 लगाए जाते हैं। एंड इन केस ऑफ अ पर्सन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, और अगर वो 16 साल से उसकी उम्र कम है तो फिर 15 कोड़े लगाए जाने हैं, ठीक है। अगर 16 साल से ज्यादा है तो फिर 23,
अगर 16 साल से कम है तो फिर 15 कोड़े लगाए जाने चाहिए। उसके बाद जनाबे वाला है कि 393 है, नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड बाय इंस्टॉलमेंट्स एग्जेम्पशंस, कि जो कोड़े हैं वो इंस्टॉलमेंट में नहीं लगाए जाने चाहिए, और साथ में उसकी एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। नो सेंटेंस ऑफ विपिंग शैल बी कॉस्ट एग्जीक्यूटेड बाय इंस्टॉलमेंट्स एंड नन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन शैल बी पनिशेबल विद विपिंग, नेमली कानून ये कहता है कि जो कोड़ों की सजा है वो इंस्टॉलमेंट में नहीं होनी, और जो कोड़े हैं वो ये जो नीचे 3 अशखास दिए गए इनको कोड़े नहीं मारे जा सकते। नंबर 1 पर फीमेल्स, खातून मुलजमा को कोड़े नहीं लगाए जा सकते। ऐसा मेल मुलजम जिसको सजाए मौत या उम्र कैद की सजा हुई हो या उसकी जो सजा है वो 5 साल से ज्यादा हो, ठीक है, तो उसको कोड़े नहीं लगाए जाने चाहिए, नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेल्स होम द कोर्ट कंसीडर्स टू बी मोर देन 45 ईयर्स ऑफ एज, अगर मुलजम की एज जो है वो 45 साल से ज्यादा है तो फिर उसको कोड़े नहीं लगाए जाएंगे। उसके बाद 394 है, whipping not to be inflicted if offender not in fit state of health, अगर तो जो offender है वो उसकी जो हेल्थ है वो फिट नहीं है, ठीक है, जो मेडिकल ऑफिसर है वो कह देता है कि जिसकी मेडिकल कंडीशन फिट नहीं है तो फिर उसको कोड़े नहीं लगाए जाने, नहीं लगाएंगे, ठीक है, नहीं हो कोड़े मारे जाएंगे। स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, अगर ऐसे मामला आते हैं तो उसकी जो उसकी जो सजा है वो रोक दी जाएगी, ठीक है, और उसको उस वक्त तक जेल में रखा जाएगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद 395 है, प्रोसीजर ऑफ पनिशमेंट कैन नॉट बी इन्फ्लिक्टेड, 394, यानी कि वो 394 वाली बात आ गई कि अगर वो मेडिकली अनफिट है कि उसको उसकी सेहत ऐसी नहीं है कि उसको कोड़े लगाए जाएंगे तो फिर उसके साथ क्या होना है, ठीक है। तो द ऑफेंडर, यहाँ पर जी वर्ड है ये क्या गया, द ऑफेंडर शैल बी केप्ट इन कस्टडी टिल द कोर्ट विच पास अ सेंटेंस कैन रिवाइज इट, तो उसको उस वक्त तक जो है ना वो जेल में रखा जाएगा, कस्टडी में रखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आगे अदालत की डिस्क्रिशन है को उसको इसके बरक्स उसको सजा भी दे सकती है, ठीक है, कोड़ों के बरक्स उसको सजा भी दी जा सकती है जिसमें 12 माह की सजा भी हो सकती है और 500 रुपया जुर्माना भी हो सकता है, या उसकी जो सजा है वो माफ भी की जा सकती है, रिमिट भी की जा सकती है, ये अदालत की डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। उसके बाद आगे इसकी प्रोवाइजो है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज एनी कोर्ट टू इन्फ्लिक्ट इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म आर फाइन ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग दैट टू विच द अक्यूज्ड इज लायबल by law or that which the court with the said court is competent to inflict, कि इसका जो इस सेक्शन का जो नफाज है वो नहीं होगा और किसी ऐसी कोर्ट को ये ऑथराइज नहीं करता कि वो किसी जुर्माने की सजा के तौर पर जो है ना वो किसी को कोड़े लगाए, ठीक है। उसके बाद 396 है, एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंसेस ऑन एस्केप्ड कन्विक्ट्स, कि जो मुलजमान भाग जाते हैं उसको सजा होती है और सजा के बाद वो भाग जाते हैं तो उनके साथ अदालत क्या करती है, कानून क्या कहता है जी, व्हेन सेंटेंस इज पास्ड, जब सजा पास की जाती है अंडर द कोड ऑफ एन एस्केप्ड कन्विक्ट, किसी मफरूर मुलजम पर, किसी भागे हुए सजा याफ्ता मुलजम पर, ठीक है, सच सेंटेंस, तो उसकी जो सजा है इफ ऑफ डेथ फाइन और विपिंग, तो अगर उसकी सजा मौत है या जुर्माना है या कोड़ों की सजा है, shall subject to the provision hereinafter contained take effect immediately, फौरी तौर पर उसका नफाज हो जाएगा, and if of imprisonment or imprisonment for life shall take effect according to the following rules, तो उसकी जो उम्र कैद की सजा अगर है तो वो जो रूल्स है उनको फॉलो अप करते हुए मामला हो जाएंगे। अगर तो उसकी if the new sentence is severer in its kind than the sentence which such convict was undergoing when he escaped, अगर तो उसकी जो नई सजा उसको दी गई है वो शदीद है, वो सवीरर है, तो नई सजा को उसी वक्त नफाज किया जाएगा, ठीक है। और अगर जो नई सजा है वो सवीरर नहीं है अपनी काइंड में, तो जो उसके बराबर जितना अरसा वो बाहर रहा उसके बराबर जो सजा है वो पहले वो काटेगा, उसके बाद उसकी जो रिमेन पोर्शन है उसकी सजा का,
ठीक है, वो शुरू होगा। ठीक है, अब इसमें कोई खास ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, ये सिवर की काइंड है, ये पढ़ लेते हैं। अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट विद सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी कि सादा कैद में और कैद तन्हाई में, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैद तन्हाई में, ये अगर दो होंगी तो जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगी ये सिवर काइंड होगी। ठीक है, ये सिवर काइंड होगी। और उसके बाद अगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट कैद बामुशक्कत है और साथ में सिंपल इम्प्रिजनमेंट या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, तो जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है कैद बामुशक्कत है ये सिवर होगी। ठीक है, उसके बाद है जी 397 है सेंटेंस ऑन ऑफेंडर ऑलरेडी सेंटेंस्ड फॉर अनदर ऑफेंस, कि उस मुलजिम को सजा देना जो ऑलरेडी ही किसी न किसी जुर्म में अदालत में जेल में और अपनी सजा काट रहा है। तो अगर तो अदालत कंकरेंटली हुक्म दे देती है, ठीक है, कि वे ये जो जितने भी सजाएं ये बैक वक्त चलेंगी, तो फिर तो वो जितनी सजा उसने काट ली वो भी उसमें काउंट हो जाएगी और आगे जितनी किस्म की सजाएं वो सारी इकट्ठी चलती जाएगी। लेकिन अगर कंकरेंटली नहीं है, ठीक है, तो दूसरी सजा है तो फिर पहले एक खत्म होगी, उसके बाद दूसरी शुरू होगी, फिर तीसरी शुरू होगी। ठीक है, उसके बाद है जी 398 है सेमिंग एज टू सेक्शन 397, 396 एंड 397। इसमें कहा गया जी नथिंग इन दिस सेक्शन 396 397 शैल बी हेल्ड टू एक्सक्यूज एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द पनिशमेंट इन विच इज लायबल अपॉन हिज फॉर्मर और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। इसमें इसके तहत किसी भी मुलजिम की जो कोई भी सजा का हिस्सा पिछला या बाद का वो माफ नहीं किया जा सकता। ठीक है, और जो भी उसकी मेन सजा होगी, ठीक है, वो उसको मिलेगी। और अगर कैद तन्हाई वाली अगर उसको यानी कि जुर्माने के तौर पर सजा दी गई है, ठीक है, ये आखिरी लाइनें आप पढ़ लें। shall not be given to the award of imprisonment in default of payment or fine until the person has undergone the further sentence or sentences। उसकी जो यानी कि एक वर्ड है यहाँ पर सबस्टांटिव सेंटेंस, सबस्टांटिव सेंटेंस कहते हैं कि जो कि मेन सजा होती है। ठीक है, उसके साथ साथ बाकी चलेंगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कंकरेंटली नहीं पास की जाती, तो पहले एक खत्म होगी उसके बाद दूसरी खत्म होगी। इसका क्रक्स मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद है 399 है कन्फाइनमेंट ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स एंड रिफॉर्मेटरीज। जो नौजवान मुलजिम होते हैं, यानी कि जिनकी जो एज है वो 15 साल से कम होती है, ठीक है, या 15 साल से कम होती है, तो अदालत जो है वो उनको जेल की बजाय इंस्टेड ऑफ बीइंग इम्प्रिजनमेंट इन अ क्रिमिनल जेल की बजाय उनको जो रिफॉर्मेटरी अदारे होते हैं, जो जेल के अंडर जो सूबाई हुकूमत ने बनाए होते हैं, वहाँ पर उनको भेजा जाता है। तो वहाँ पर उनको कोई ना कोई काम सिखाया जाता है, उनको ट्रेनिंग करवाई जाती है कि यूजफुल इंडस्ट्री या कुछ हुनर उनको वहाँ पर सिखाया जाता है। ठीक है, ऑल पर्सन्स कन्फाइंड अंडर दिस सेक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उनको वो फॉलो अप किया जाएगा। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई। तो इस सेक्शन का जो ये रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट 1897 पर इसका इस्तेमाल नहीं होगा, इस पर ये अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद है सेक्शन 400 रिटर्न ऑफ वारंट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। जो वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन सेंटेंस है वो वापस अगर आता है, अपने एग्जीक्यूट होने के बाद वापस आता है, तो वो कैसे आता है? व्हेन अ सेंटेंस हैज बीन फुली एग्जीक्यूटेड, जब सजा जो है वो मुकम्मल उसको एग्जीक्यूट उसका नफाज मुकम्मल हो जाता है। ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग इट शैल रिटर्न द वारंट टू द कोर्ट। जो ऑफिसर इंचार्ज होता है जेल का, जो एग्जीक्यूट करता है उसको, वो जो वारंट है वो अदालत को वापस करता है। फ्रॉम विच इट इशूड, जो अदालत उसे जारी करती है, विद एन एंडोर्समेंट, अपने एंडोर्समेंट के साथ, अपने हाथ के साथ एंडोर्समेंट के साथ, जो इस मुलजिम को सजा दी गई है उसको हमने अमल कर लिया और उसको सजा दी जा चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया। आज आगे इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 29 पढ़ेंगे, सेक्शन 401 से लेकर 402 डी तक। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।